नमस्कार करें विद्यार्थियों, मैं संजय गजराज रोहना पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ताराथल कला एंड फ्यूचर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 12 की फिजिक्स का अगला भाग लेकर के। आप मेरे साथ लगातार पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं और हम मिलकर एक साथ इस महामारी के दौर में इस YouTube ऑनलाइन पर हम पढ़ रहे हैं। इस विद्यालय परिवार के अपने खुद के YouTube चैनल लर्न विद रोहना ग्रुप पर इसी तरह से हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं हमने पिछले भाग में क्या पढ़ा था। पिछले भाग में हमने पढ़ा था विभवमापी क्या होता है, विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, विभवमापी की मानकीकरण क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होती है और विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है। विभवमापी के बारे में हमने मोटा मोटा सब कुछ पढ़ लिया था। अब हमें यह पढ़ना है कि विभवमापी काम क्या होता है। इतना सब कुछ तो पढ़ लिया हमने, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि विभवमापी काम ये जो है काम क्या है इसका। तो आज हम पढ़ेंगे इस भाग में विभवमापी के अनुप्रयोग। आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे विभवमापी के अनुप्रयोग। तो हेडिंग लिखिएगा विभवमापी के अनुप्रयोग। और ये अनुप्रयोग लगभग हर बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं। 5 अनुप्रयोग हैं, 5 में से कोई एक परिपथ चित्र के रूप में या फिर उसका पूर्ण डिटेल अपने सिलेबस में बोर्ड परीक्षा में एक बार जरूर देखने को मिलती है। लगभग हर बार इस पोर्शन से एक सवाल बनता है। तो आज की हमारी हेडिंग है विभवमापी के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग नंबर 1 लिखिएगा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखिए जितने भी अनुप्रयोग है सब में हमारे पास में 3 स्टेप है। पहले स्टेप में जो 3 चीजें हमें याद होनी चाहिए। नंबर 1 इसका परिपथ चित्र। पहला हमें याद होना चाहिए इसका परिपथ चित्र। ये जो हम ज्ञात करेंगे इसका जो सर्किट बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। दूसरा इसी से यदि परिपथ चित्र याद है तो दूसरा हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं परिपथ का संयोजन। कि परिपथ को जोड़ा कैसे गया है वो पहले में चित्र के रूप में दर्शाते इसमें अक्षरों में शब्दों में लिखना होता है। और तीसरा होता है इसकी क्रियाविधि। तीसरी होती है इसकी क्रियाविधि। ये 3 स्टेप होते हैं। ये बड़ा सवाल 3 नंबर का सवाल आता है, तीनों पूछ जाते हैं। अदरवाइज जनरली काफी बार 1 नंबर का पूछा तो उसमें केवल परिपथ चित्र पूछ लिया जाता है। तो सबका हमें परिपथ चित्र याद होना चाहिए और सबकी क्रियाविधि याद होनी चाहिए। यदि परिपथ चित्र याद है तो परिपथ का संयोजन हमें बड़े आसानी से याद हो जाता है। तो पहले हम इसका देखेंगे परिपथ चित्र। जितने भी अनुप्रयोग सब में 3 स्टेप सीखेंगे हमें। तो सबसे पहले इसका परिपथ चित्र। परिपथ चित्र यदि विभवमापी की सहायता से हमें किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमें सर्किट को किस प्रकार से एडजस्ट करना होगा तो वो है इसका परिपथ चित्र। और वो देखिएगा ये होता है परिपथ चित्र। ये हमारी बैटरी, ये कुंजी और ये धारण मित्र। ये हमारा विभवमापी का तार। ये प्राथमिक बैटरी है। ये कुंजी केवल नाम दिए इसको मैंने और इसको मैंने नाम दिया धारण यंत्र है RX। ये हमारी बैटरी E। तो ये होता है इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम। देखिए जब हम विभव पढ़ रहे थे तब हमने चर्चा की थी विभव में 2 परिपथ होते हैं। एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ। यहाँ पर भी देखिए ये जो विभव के ऊपर का AB और ये बिंदु C नाम दिया। अब तक हमने इसको AC से जो ऊपर का है ये है इसका प्राथमिक परिपथ और ये नीचे वाला जो परिपथ है ये है इसका
द्वितीय के परिपथ, प्राथमिक परिपथ और द्वितीय के परिपथ। प्राथमिक परिपथ में बैटरी जुड़ी हुई है, कुंजी जुड़ी हुई है, धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ, विभव पे तार है एसी के सिरों पर, और द्वितीय परिपथ में सिरे ए पर एक विद्युत वाहक बैटरी जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसका हमने सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर लिया। लिखिएगा परिपथ का संयोजन, परिपथ का संयोजन, परिपथ का संयोजन लिखिएगा। चित्रानुसार विभव मापी के सिरों, विभव मापी के सिरों ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य एक बैटरी ईपी, एक बैटरी ईपी कुंजी केवल, बैटरी ईपी कुंजी केवल धारा नियंत्रक आरएच जोड़कर, धारा नियंत्रक आरएच जोड़कर इसका प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं, इसका प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। विभव मापी के सिरे ए पर, विभव मापी के सिरे ए पर एक बैटरी ई, एक बैटरी ई का धनात्मक टर्मिनल जोड़ देते हैं, ई का धनात्मक टर्मिनल जोड़ देते हैं। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर धारा मापी, नेगेटिव टर्मिनल पर धारा मापी जोड़ दिया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पर धारा मापी जोड़ दिया जाता है। अब धारा मापी का दूसरा सिरा, धारा मापी का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी, विसर्पी कुंजी जैसे जोड़ दिया जाता है, विसर्पी कुंजी जैसे जोड़ दिया जाता है। द्वितीय परिपथ में जुड़ी बैटरी के समांतर क्रम में, द्वितीय परिपथ में जुड़ी बैटरी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स, एक प्रतिरोध बॉक्स एवं कुंजी, कुंजी K2 जोड़ देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स एवं कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ये हो गया इसका परिपथ का संयोजन। अब देखिए परिपथ का संयोजन को हमें बिल्कुल रटना बिल्कुल भी नहीं है, हमने जो डायग्राम में देखा है उसी को हमने केवल शब्दों में लिखा है। तो देखिए वो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो भी डायग्राम को देख देख करके, रटना बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको बिल्कुल डायग्राम को देख देख करके इसको सर्किट को, संयोजन को हम लिखना सीखेंगे। तो क्या लिखा, विभव मापी के तार एसी के सिरों पर बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण कर लेते हैं। बिल्कुल डायग्राम में दिख रहा है, एसी के सिरों पर बैटरी जुड़ी हुई है, कुंजी केवल जुड़ी हुई है और धारा नियंत्रक आरएच में जुड़ा हुआ, आरएच जुड़ा हुआ है, और ये हमारा हो गया प्राथमिक परिपथ पूर्ण हो गया। द्वितीय परिपथ बनाने के लिए सिरे ए पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं, साफ साफ दिख रहा है, सिरे ए पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल धारा मापी जी से जोड़ देते हैं, और धारा मापी का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी जो कि जे से जुड़ा हुआ होता है। बैटरी के समांतर क्रम में, जो द्वितीय परिपथ में जुड़ी हुई बैटरी है उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो परिपथ का संयोजन था ये कंप्लीट होता है। अब लिखिएगा क्रियाविधि, अब लिखिएगा क्रियाविधि या कार्यविधि। काम कैसे करेंगे, ये जो हमारे द्वितीय परिपथ में जुड़ा हुआ सेल है ई, इसका हम आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो लिखिएगा इसके लिए सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी, प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को ऑन करते हैं, प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को ऑन करते हैं, K1 को ऑन करते हैं एवं द्वितीय परिपथ की कुंजी, द्वितीय परिपथ की कुंजी K2 को ऑफ रखते हैं,
K1 को ऑन करते हैं और K2 को ऑफ रखते हैं। इस स्थिति में सेल E खुले परिपथ में होता है। इस स्थिति में सेल E खुले परिपथ में होता है एवं जो कि J की सहायता से इस स्थिति में संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। माना संतुलन लंबाई L1 प्राप्त होती है। देखिए क्या कहना चाहता है कि मैंने सबसे पहले क्या किया, कुंजी K1 को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया और K2 को अभी भी क्या रखा, मैंने ऑफ रखा। अब जब K2 को ऑफ रखा है तो ये मतलब इस सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब ये धारा प्रवाहित नहीं होगी तो सेल किस परिपथ में आ गया, खुले परिपथ में आ गया। और खुले परिपथ में जब सेल होता है तो उसके दोनों टर्मिनल के मध्य जो विभवांतर होता है उसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। हमने पांचवें पाठ में पढ़ा था सेल का विद्युत वाहक बल और सेल की टर्मिनल वोल्टता। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके जो टर्मिनल है उनके मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उनके दोनों सिरों के मध्य, दोनों टर्मिनल के मध्य जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर होता है उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो इस स्थिति में मेरा जो सेल E है वो किस परिपथ में है, खुले परिपथ में है। तो मतलब इस बार जो हमारे पास में विद्युत वाहक बल वोल्ट विभवांतर आएगा वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। और हम जानते हैं विद्युत वाहक बल हम विभव प्रोटेगी x मानो तो मैंने पढ़ा था E/N पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यहाँ पर V होता है लेकिन V तो तब होता है जब यहाँ पर क्या निकालता है, टर्मिनल वोल्टता निकालता, लेकिन सेल तो किस परिपथ में है, खुले परिपथ में है, इसलिए V किस क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो लिखिएगा यदि विभव मापी की विभव प्रवणता स्मॉल x हो तो विभव मापी की विभव प्रवणता स्मॉल x हो तो x इज इक्वल टू E/L1 और यहां से मैं E का मान निकाल सकता हूं, E इज इक्वल टू x/L1 समीकरण नंबर 1। थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, मैथमेटिक्स डेरिवेशन बहुत कम है, तो हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन रखेंगे, K2 को ऑफ रखेंगे और विद्युत वाहक बल E का मान याद करेंगे, E इज इक्वल टू x/L1 समीकरण 1 के नीचे लिखेगा। अब द्वितीयक परिपथ की कुंजी K2 को ऑन करते हैं, द्वितीयक परिपथ की कुंजी K2 को ऑन करते हैं एवं K2 को ऑन करने पर सेल E बंद परिपथ में आ जाता है। इस स्थिति में विभव मापी की सहायता से संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। देखिए क्या किया, K1 को अभी भी ऑन रखा और जो पहले K2 ऑफ थी उसको मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जब K2 को ऑन कर दिया तो इस परिपथ जो द्वितीय परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, और जो धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई इसका मतलब ये जो सेल है किस परिपथ में आ गया, बंद परिपथ में आ गया। और जब बंद परिपथ में आ जाता है तो जो सेल के दोनों टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, उनके बीच में जो विभवांतर होता है उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। और अब मैंने क्या किया, जो कि J की सहायता से वापस संतुलन लंबाई प्राप्त कर ली। बार बार नाम आ रहा है संतुलन लंबाई, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। संतुलन लंबाई का मतलब है शून्य विक्षेप की स्थिति। जब धारा मापी में कहां आ जाए, सुई 0 पर आ जाए तो वो क्या कहलाती है, संतुलन की स्थिति कहलाती है, शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है। और उस स्थिति में जो लंबाई होती है, तार की जिस लंबाई पर स्थिति हमें प्राप्त होती है
वो तार की लंबाई क्या कहलाती है? संतुलन लंबाई कहलाती है। बार बार हम चर्चा कर चुके हैं कि पूरे तार पर चाहे मीटर क्षेत्र हो चाहे विभव अभी हो, एक स्थिति में संतुलन लंबाई केवल एक ही जगह प्राप्त होगी, अलग अलग जगह पर संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक परिस्थितियां चेंज नहीं करता संतुलन लंबाई हमेशा एक ही बिंदु पर प्राप्त होगी। गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर केवल एक फिक्स पॉइंट पर आएगी, उसके दाएं या बाएं जाने पर संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी, सुई 0 से हिल जाएगी। तो इस बार मैंने संतुलन लंबाई प्राप्त करी और माना इस बार संतुलन लंबाई कितनी है? L2 है। तो लिखिएगा माना इस स्थिति में संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है। माना इस स्थिति में संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है। अतः V = XL2 समीकरण नंबर 2। पहले भी 3 लिया था क्योंकि सेल किस परिपथ में था? खुले परिपथ में था, और खुले परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और इस बार सेल को कुंजी को ऑन कर दिया, सेल बंद परिपथ में आ गया, तो इस बार जो वो विद्युत वाहक बल होगा वो चेंज होकर क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी। तो V = XL2 समीकरण नंबर 2। आगे लिखिएगा, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r एवं सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r एवं परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल I हो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल I हो, तो हमने पांचवें पाठ में पढ़ा था एक फॉर्मूला V = E - IR। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध है। V = E - IR। यहां से यदि मैं IR का मान निकालूं तो ये हो जाएगा E - V। IR का मान हो गया E - V। IR = E - V। यहां से स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध का मान मुझे ज्ञात करना है, तो स्मॉल r = E - V/I। ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध का मान। अब मैं ओम के नियम से IV = I into R। V = I into R। तो यहां से I का मान कितना आ गया? I का मान आ गया हमारे पास में V/R। इसलिए यहां लिख देते हैं स्मॉल r में कितना है? E - V/I। I का मान कितना? V/R। तो E - V/R सिंपलीफाई करूंगा तो स्मॉल r का मान आ जाएगा E - V/V into R। स्मॉल r E का मान हमें पता है, V का मान हमें पता है, मैंने लिख दिया XL1 - XL2/XL2 into स्मॉल r। x एक दूसरे से कैंसिल, L1 - L2/L2 into कैपिटल R। किसी भी प्राथमिक शय का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ये होता है L1 - L2/L2 into R। अब देखिएगा यहाँ पर L1 क्या है? जब सेल E खुले परिपथ में था उस समय की संतुलन लंबाई। L2 क्या है? जब सेल E बंद परिपथ में था उस समय की संतुलन लंबाई। और कैपिटल R क्या है? जब इस सेल को हम कुंजी K2 को हम ऑन करते हैं उस समय हम प्रतिरोध बॉक्स में से एक निश्चित प्रतिरोध निकाल लेते हैं और उसका मान कितना होता है? कैपिटल R होता है। तो R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध हम कब निकालते हैं? जब हम कुंजी K2 को ऑन
लेते हैं उस समय हम इसमें से एक निश्चित मान का, कोई भी मान का हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा, इसकी क्रिया विधि को एक बार फिर से समझिएगा ढंग से। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप भी अपने मन में रिपीट कीजिएगा इसको साथ साथ में, कि सबसे पहले प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को ऑन करते हैं, प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को ऑन करते हैं और द्वितीयक परिपथ की कुंजी K2 को ऑफ रखते हैं। K1 को ऑन करते हैं, K2 को ऑफ रखते हैं। इस स्थिति में सेल E खुले परिपथ में होता है, इस स्थिति में सेल E खुले परिपथ में होता है और इसके लिए हम संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। माना वो संतुलन लंबाई L1 हो तो E कितना हो गया, XL1। उसके बाद में हम प्राथमिक परिपथ की कुंजी को तो फिर ऑन ही रखते हैं, इस बार द्वितीयक परिपथ की कुंजी को भी ऑन कर देते हैं, K2 को ऑन कर देते हैं और इस स्थिति में जैसे ही K2 को ऑन करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से एक निश्चित मान का प्रतिरोध हमें बाहर निकाल लेते हैं। और एक बार फिर इस बार इसके लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। जब सेल E इस परिपथ में आ गया है, बंद परिपथ में आ गया है, माना वो संतुलन लंबाई कितनी आई, L2 आई, तो हम जानते हैं V कितना होता है, XL2। हमने ये भी पढ़ा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहकत्व और टर्मिनल वोल्टेज के मध्य संबंध V E माइनस IR। यहाँ से IR का मान आ गया E माइनस V और स्मॉल r का मान आ गया E माइनस V अपॉन I। और ओम के नियम से हम जानते हैं V कितना होता है, I इंटू R। यहाँ से I का मान आ गया V अपॉन R, वो इस समय स्मॉल r के मान में रखा, ये आ गया यहाँ से E V और V के मान लिखे XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2। x कैंसिल हो गए और ये आ जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू कैपिटल R। किसी भी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र लिखिएगा अगली हेडिंग। दूसरा अनुप्रयोग, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। लिखिएगा अगली हेडिंग, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। जो विभवमापी के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं उसमें ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। वापस से वही तीन काम करने हैं, परिपथ चित्र, परिपथ का संयोजन और क्रिया विधि या कार्य विधि। ये तीन चीजें हमें एक बार फिर इसमें देखनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिपथ चित्र, कि जब दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है तो सर्किट को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, सर्किट किस प्रकार आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं हम। तो हमने एक बार बहुत पहले भी पढ़ा था कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में कभी कोई चेंज नहीं होता है। जैसा प्राथमिक परिपथ है वैसा का वैसा ही वो बना रहता है। तो ये है हमारा प्राथमिक परिपथ और ये है हमारा द्वितीयक परिपथ। देखिएगा, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और तुलना करने के लिए इस प्रकार हम उस सर्किट को व्यवस्थित करते हैं। ये नामांकित करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप डायग्राम एग्जाम में पेपर डायग्राम आएगा तो ये प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ दिखना आवश्यक नहीं है। तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए एक बार फिर से हमने परिपथ में कोई चेंज नहीं किया। प्राथमिक परिपथ आज भी वैसा ही है जैसा कि पिछले वाले डायग्राम में था। तो देखिए, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़कर मैंने प्राथमिक परिपथ पूरा कर लिया। द्वितीयक परिपथ में जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना मुझे करनी है,
जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना मुझे करनी है उन दोनों सेल को जोड़ दिया और इनको गैल्वेनोमीटर से जोड़कर मैंने यहाँ पर सर्किट को पूर्ण कर लिया। यहाँ ये देखिए एक्स वाई जेड कुछ ऐसा सा है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और इन तीनों को एक साथ मिलाकर कहते हैं द्विमार्गी कुंजी। एक नया नाम है हमारे पास में, द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी मतलब नाम में है एक ऐसी कुंजी, एक ऐसा स्विच जिसमें कितने मार्ग हैं? द्वि, दो मार्ग हैं। क्या कहलाती है? द्विमार्गी कुंजी कहलाती है। देखिए कैसे हैं दो मार्ग। यदि मुझे केवल इस E1 को जोड़ना है, E2 को नहीं जोड़ना है, तो मैं कुंजी X और Y को के बीच में एक डॉट होगी उसको ऑन कर दूंगा, तो इस समय केवल ये काम करेगा, ये भाग काम नहीं करेगा। और जब मुझे E1 को सर्किट से हटाना है और E2 को जोड़ना है, तो मैं X और Y के बीच से कुंजी को निकाल कर बीच में लगा दूंगा, Y और Z के बीच में लगा दूंगा, तो ये बन जाएगी मेरी द्विमार्गी कुंजी। या इसकी सहायता से मैं उसके लिए मुझे दो स्विच चाहिए, लेकिन मैं यहाँ दो के बजाय एक स्विच से काम कर रहा हूँ। या तो X और Y के बीच में स्विच ऑन कर दूंगा, या Y और Z के बीच में स्विच को ऑन कर सकता हूँ। तो ये जो है X Y Z ये कहलाती है द्विमार्गी कुंजी। क्या कहलाती है? द्विमार्गी कुंजी। तो ये था परिपथ चित्र। अब लिखिएगा परिपथ का संयोजन। अब लिखिएगा परिपथ का संयोजन। लिखिएगा विभव के तार एसी के सिरे पर, विभव के तार एसी के सिरों पर एक बैटरी ईपी, एक बैटरी ईपी कुंजी के एवं धारा नियंत्रक आरएच को जोड़कर, धारा नियंत्रक आरएच को जोड़कर विभव मापी का प्राथमिक परिपथ पूर्ण किया जाता है। विभव मापी का प्राथमिक परिपथ पूर्ण किया जाता है। विभव मापी का प्राथमिक परिपथ पूर्ण किया जाता है। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके पॉजिटिव टर्मिनल, उनके धनात्मक टर्मिनल विभव मापी के सिरे ए पर जोड़ देते हैं। उनके धनात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल विभव मापी के सिरे ए पर जोड़ देते हैं, जबकि उनके ऋणात्मक टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के सिरे Y, X और Z, सिरे X और Z पर जोड़ देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल तो सिरे A पर जोड़ दिए और इनके जो नेगेटिव टर्मिनल है वो X और Z पर जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल Y धारा मापी से जुड़ा होता है। द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल Y धारा मापी से जुड़ा होता है, जबकि धारा मापी का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी J से जुड़ा होता है। विसर्पी कुंजी J से जुड़ा होता है। यह है हमारा परिपथ का संयोजन। एक बार फिर सुनिएगा, बिल्कुल ऐसी डायग्राम सर्किट में से आपको याद हो जाना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या हमें लिखना है और कैसे हमें बनाना है। तो बड़ा ही सिंपल सा है। सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में बिल्कुल सर्किट डायग्राम दिमाग में हो जाना चाहिए कि सबसे पहले बैटरी से कुंजी धारा नियंत्रक, और ये हमारा प्राथमिक परिपथ है, एसी के सिरों पर जोड़कर कंप्लीट कर लिया। तो शब्दों में कैसे लिखोगे? विभव के तार ए और सी के मध्य एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। द्वितीय परिपथ को पूर्ण करने के लिए सिरे ए पर, विभव के सिरे ए पर जिन दो सेलों को विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, उन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल सिरे X और Z से जोड़ देते हैं, और जो बीच वाला सिरा Y है वो धारा मापी से जुड़ा होता है, और धारा मापी आगे विसर्पी कुंजी जो कि J से जुड़े जाती है। तो इस प्रकार हमने इसके प्राथमिक परिपथ को भी पूर्ण कर लिया और द्वितीय परिपथ को भी पूर्ण कर लिया। सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। परिपथ का संयोजन हमने लिख लिया है। अब हम लिखेंगे क्रियाविधि। काम कैसे करेंगे इस पर।
काम कैसे करेंगे। तो लिखिएगा सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी के को ऑन करते हैं। प्राथमिक परिपथ की कुंजी के को ऑन करते हैं एवं द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के सिरे x तथा y के मध्य कुंजी लगा देते हैं। x तथा y के मध्य कुंजी लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसको तो ऑन कर दिया और इन दोनों के बीच में भी स्विच को मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऑन कर दिया तो सेल काम में कौन सा आएगा, E1 आएगा, E2 काम में नहीं आएगा। तो लिखिएगा इस स्थिति में सेल E1 है परिपथ में जुड़ जाता है, एवं इस सेल के लिए विभव अभिकेतार AC पर संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। माना यह संतुलन लंबाई L1 प्राप्त होती है। अतः E1 इज इक्वल टू कितना, XL1 समीकरण नंबर ए। E1 इज इक्वल टू कितना, XL1 समीकरण नंबर ए। ठीक है, क्या किया, कुंजी K1 को ऑन किया और x और y के बीच को ऑन कर दिया, तो सेल E1 काम में आएगा और सेल E1 काम में आएगा तो उसके लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करें लेंगे। संतुलन लंबाई पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार-बार हमारे हर अनुप्रयोग में संतुलन लंबाई आता है और मैं हर बार फिर डिटेल में आपको बता रहा हूं। संतुलन लंबाई का मतलब ये है कि जब गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल 0 पर आ जाए, शून्य विक्षेप की स्थिति पर आ जाए, जिस स्थिति में गैल्वेनोमीटर की विक्षेप सुई 0 पर आ जाएगी, जिस लंबाई पर यह होगा वही लंबाई उसकी क्या कहलाती है, संतुलन लंबाई कहलाती है। अब समीकरण 1 हो गया, इसके लिए संतुलन लंबाई मैंने मान लिया L1 है, तो E1 इज इक्वल टू कितना हो गया, XL1। आगे लिखिएगा, अब x तथा y के मध्य से डॉट निकालकर y व z के मध्य लगा दी जाती है। मतलब अब क्या किया, ये जो x और y के बीच का स्विच ऑन था इसको तो मैंने ऑफ कर दिया और y और z वाले स्विच को ऑन कर दिया। अब y और z वाले स्विच को ऑन कर दिया तो E1 जो था वो सर्किट से हट गया। अब सर्किट के अंदर कौन सा सेल जुड़ गया है, E2 सेल जुड़ गया है। परिणाम स्वरूप E1 सेल परिपथ से हट जाता है, एवं E2 सेल परिपथ में जुड़ जाता है, E2 सेल परिपथ में जुड़ जाता है। सेल E2 के लिए यदि संतुलन लंबाई L2 प्राप्त हो तो E2 के लिए संतुलन लंबाई L2 प्राप्त हो तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, XL2 समीकरण नंबर 2। संतुलन लंबाई E1 के लिए L1 है तो E1 इज इक्वल टू XL1 है, E2 के लिए L2 है तो E2 इज इक्वल टू XL2। ठीक है, सेल E1 के लिए भी संतुलन लंबाई ज्ञात कर ली, सेल E2 के लिए भी संतुलन लंबाई हमने ज्ञात कर ली है। अब लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू XL1 अपॉन XL2, x से x कैंसिल होगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हो गया दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया विभव मापी का दूसरा
अनुप्रयोग। एक बार फिर से सुनिएगा। सबसे पहले हमें परिपथ चित्र याद होना चाहिए, उसके बाद में हमें परिपथ का संयोजन याद होना चाहिए और लास्ट में हमें इसकी क्रिया विधि याद हो जानी चाहिए। तो देखिएगा एक बार फिर मैं परिपथ चित्र को रिपीट कर रहा हूं, परिपथ के संयोजन को रिपीट करेंगे और फिर हम क्रिया विधि को रिपीट करते हैं। देखिएगा एक बार फिर से पूरा रफ करके मैं करता हूं कि दोनों शब्दों के विधि बलों की तुलना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो दोनों हमारे प्रैक्टिकल में आते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का, उसके अंदर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल की सूची में है, हम चाहे विद्यालय में कर भी सकते हैं। तो देखिएगा परिपथ चित्र में सबसे पहले प्राथमिक परिपथ के लिए एक बैटरी को हम जोड़ देते हैं कुंजी से और कुंजी को हम जोड़ देते हैं धारा नियंत्रक से। ये हमारा हो गया प्राथमिक परिपथ। ये विभव अपिकर सिरा ए, विभव अपिकर सिरा सी, ये हमारी प्राथमिक बैटरी ईपी, ये इसकी कुंजी के और ये यहाँ पर जोड़ा गया धारा नियंत्रक है आरएच। अब जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हमें करनी है, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हमें करनी है, उन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल सिरे ए पर जोड़ देते हैं। उन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल सिरे ए पर जोड़ देते हैं। पहले सेल को नाम दे दिया E1, दूसरे सेल को नाम दे दिया E2 और इन दोनों का नेगेटिव टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के सिरे X और Z से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी के सिरे X और Z से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी में एक सिरा और होता है Y और इस Y सिरे से हमें गैल्वेनोमीटर G जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा विषुद्ध कुंजी जो कि J से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया परिपथ का संयोजन और परिपथ चित्र। परिपथ चित्र याद है तो संयोजन लिखने में हमें घंटा नहीं मारना, बिल्कुल देख देख के लिखना है कौन सा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। अब यदि हमें इसकी क्रिया भी देखनी है तो कुंजी के को हमेशा ऑन रखते हैं। कुंजी के को क्या रखते हैं? हमेशा ऑन रखते हैं। एक बार x और y के बीच में कुंजी को ऑन कर देंगे तो सेल E1 सर्किट में आ जाएगा और इसके लिए भी संतुलन लंबाई L1 हो तो E1 XL1। इसके लिए संतुलन लंबाई आ गई तो इसको सर्किट से हटा दें, तो यहां से सर्किट से हटा दिया और इसको सर्किट में ले आते हैं। अब इसके लिए संतुलन लंबाई यदि L2 हो तो E2 XL2, दोनों का आपस में भाग दे दिया। E1/E2 XL1/XL2, x से x कटेगा, उत्तर आएगा E1/E2 L1/L2। दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो ये हमारे हो गए दो अनुप्रयोग। आज इस भाग को हम दो अनुप्रयोग पर ही समाप्त करते हैं। तीन अनुप्रयोग और हैं जो कि हम अगले भाग में देखेंगे। तो हमारे चैनल को पता ही आप लोगों को बार बार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी यार दोस्त भाई बहन कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं, इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से हिंदी मीडियम से परीक्षा देंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें और उनकी भी इस कोरोना महामारी के दौर में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। धन्यवाद।